नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर यूजीसी नेट की क्लास में। दोस्तों, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और इस कड़ी में हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस करे और मैं आशा करता हूं कि ये जो PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कड़ी हम लोग रोज़ाना लेके आ रहे हैं आपके सामने, इन क्लासेस से आपका फ़ायदा हो रहा है और दो चीज़ों की मैं आशा करता हूं कि आप रेगुलर देख रहे हैं इन क्लासेस को और नोट्स बना रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैं आपको और बता दूं कि ये जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको, ये अभी रिसेंट ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। 2022, 2023, 2021, यही पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, इन्हीं ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये जो आपके सामने लाए जा रहे हैं और क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको जो टॉपिक की भी समझ विकसित की जा रही है। आज हम आगे बढ़ाते हैं इस कड़ी को और आपके सामने जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन in the two sets given below, set 1 provides the different levels of teaching and learning, while set 2 gives their exemplars and outcomes. Match the two sets and select the code to indicate your answer. यानी आपको दो समुच्चय दिए गए हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में बहुत मिलेंगे आपको, जिसमें आपको दो टेबल दे रखी होंगी और मैच द फॉलोइंग वाली क्वेश्चन हो गया ये, जिसमें एक तरफ एक कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 में कुछ चीज़ें होती हैं और उसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलम 2 में होती और उसको मैच करना होता है। तो समुच्चय 1 में शिक्षण और अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं। शिक्षण और अधिगम के स्तर की जब बात करते हैं तो शिक्षण और अधिगम के 3 स्तर होते हैं। ये लेवल्स ऑफ टीचिंग, 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होती हैं जो आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जिसमें क्वेश्चन लगभग हर बार आता ही आता है। और समुच्चय 2 में उनके उदाहरण और महत्व दिए गए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इन लेवल्स के बारे में पहले बता दूं। नोट्स कॉपी ऐसा करता हूं आपकी रेडी होगी सबकी। देखिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये जो टॉपिक है जिसको आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, शिक्षण एवं अधिगम के स्तर। और जब मैं स्तर की बात करता हूं तो शिक्षण अधिगम के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, 3 होते हैं। पहला, मेमोरी लेवल टीचिंग। इसको कहते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। इसको कहते हैं बोध स्तर का शिक्षण। और तीसरा, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको आप चिंतन स्तर का शिक्षण कहते हैं। ये 3 स्तर होते हैं
ये शिक्षण के 3 स्तर होते हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास के बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, ताकि इन तीनों का फर्क और इन तीनों का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट या संशय रह गया होगा मन में, कभी पढ़ा हो तो हट जाएगा, और अगर कभी नहीं पढ़ा है तो आज शुरुआत से हम इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ये 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के। इस लेवल मेमोरी लेवल टीचिंग का जो प्रतिपादक था वो था हर्बर्ट। हर्बर्ट इसका प्रतिपादक था। हर्बर्ट वॉज द प्रोपाउंडर। प्रतिपादक, मैं हिंदी में बोलता जा रहा हूं, इंग्लिश में लिखता जा रहा हूं, तो आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में नोट्स उतार लेना, और जो इंग्लिश वाले हैं वो देख के उतार लेना। हर्बर्ट इसका प्रतिपादक था। मेमोरी लेवल टीचिंग का जो बेस होता है, जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है, वो होता है रोट लर्निंग। जो मेथड होता है वो होता है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग यानी रटंत विधि, रटंत विधि से अधिगम करवाना। कारण ऐसा क्यों? क्योंकि मेमोरी लेवल टीचिंग में टीचर का ऑब्जेक्टिव चीजों की, विषय की, सब्जेक्ट की समझ विकसित करना नहीं होता। द टीचर डज नॉट वांट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और डज नॉट वांट टू गो इनटू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर नहीं चाहता है कि स्टूडेंट उसको समझे। जब विषय की जरूरत यह होती है या टीचिंग की जरूरत यह होती है कि उस विषय को समझना स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है। समझ विकसित करना टीचर का उद्देश्य नहीं है। इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग टू इनकलकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सी चीज है जिसमें समझ विकसित करना उद्देश्य नहीं होता? तो मैं आपको याद दिलाता हूं, बचपन में पहाड़े रटे थे हमने, टेबल्स रटे थे ना, मास्टर जी रटाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मेरे साथ साथ बोलो, जोर जोर से बोल बोल के रटाते थे। उस समय क्या 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, सिर्फ और सिर्फ रटना है, कोई समझने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरी लेवल टीचिंग दरअसल सब्जेक्ट के कुछ बेस, कुछ ग्राउंड बनाने के लिए कुछ चीजों की रटने की जरूरत पड़ती है, जिनको सिर्फ अप्लाई करना होता है, जिनको सीधा रिकॉल करके और उसी सीक्वेंस में बताना होता है। तो इसीलिए मेमोरी लेवल टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है। और यह सिर्फ पहाड़ों पे ही लागू नहीं होता। यह तो बात सही है कि छोटी क्लासेस में मेमोरी लेवल टीचिंग ही ज्यादा होती है। तो इसको आप पॉइंट को लिख लीजिए। इन प्राइमरी क्लासेस, तो जो प्राइमरी क्लासेस होती है उनमें रोट लर्निंग या मेमोरी लेवल टीचिंग ज्यादा होती है। अधिकांश जो लर्निंग होती है वो रोट लर्निंग या मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। स्मृति स्तर का शिक्षण कराया जाता है क्योंकि छोटे बच्चों का समझ विकसित करने की अभी टाइम नहीं हो पाता। छोटे बच्चों की अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं आ पाती कि उनके चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाए। वो धीरे धीरे बाद में आने लग जाता है, मिडिल लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर लेवल पर, वो धीरे धीरे बढ़ता है। प्राइमरी लेवल में मेमोरी लेवल टीचिंग ज़्यादा होती है। अब मेमोरी लेवल टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं, तो फिर किससे मतलब है सीक्वेंस से, मतलब है रिकॉलिंग से। ये वर्ड्स को आप गौर करिएगा, ये एग्जाम में ये डायरेक्ट वर्ड्स आते हैं, रिकॉलिंग, रिमेंबरिंग, है ना। रिकॉलिंग मतलब कोई चीज आपने याद की है, उसको आप वापस स्मृति पटल से वापस आप उसको लेके आते हैं, तो उसको रिकॉलिंग कहते हैं। कोई चीज जो याद है, स्मृति में है, आपकी स्मृति से, याद से उसको वापस लेके आना वर्तमान में। रिमेंबरिंग मतलब याद करना, है ना, रटना भी कह सकते हैं। सीक्वेंस, क्रम,
क्रम भी इसमें इंपॉर्टेंट है. रिमेंबरिंग द फैक्ट्स, रिकॉलिंग द फैक्ट्स एंड गिविंग इट बैक इन द सीक्वेंस विच इट वॉज मेमोराइज्ड. जिस क्रम में उसे रटा गया उसी क्रम में उसको दोहराया जाए. तो दोहराना, रिपीट करना. और ज्यादातर इसमें जो मेमोरी लेवल में जो अध्ययन होता है, जो टीचिंग होती है, वो वर्बल टीचिंग होती है. इवैल्यूएशन वर्बल होता है, बोल बोल के रटाते हैं, लिखित बहुत कम होता है. अब आ जाइए दूसरे लेवल पे, ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग. अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग को देने वाला व्यक्ति था मॉरिसन, प्रोपाउंडर था मॉरिसन. इसका प्रोपाउंडर मॉरिसन था, प्रतिपादक. बोध स्तर शिक्षण या अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन फैक्ट एंड एप्लीकेशन. यानी तथ्यों और उनके प्रयोग के बीच के रिश्ते को, उनके संबंध को समझना. तथ्यों और उसके प्रयोग के संबंध को समझना. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि छात्र, यहां टीचर छात्र को विषय को समझाता है, यहां चैप्टर पढ़ाता है, समझाता है, और विषय को समझाने के बाद छात्र उस विषय पर समझ विकसित हो गई तो उस पर आधारित क्वेश्चंस करता है, जो भी उसकी एक्सरसाइज है वो करता है, ताकि उसकी एप्लीकेशन को समझे. और इसमें अंडरस्टैंडिंग में एक खास चीज और आती है, छात्र अपने शब्दों में उस विषय की समझ को बता सके. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जामिनर पूछ सकता है. ये एक लाइन होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में. ये आप पिछले 10 सालों में अगर पेपर उठा के देखेंगे, 7-8 सालों में, तो ये लगभग हर साल आता है. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम MLT बोलते हैं. MLT, ULT, RLT. MLT मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग, ULT मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, RLT मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, है ना. तो MLT, ULT, RLT पर एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में एक खास बात यह है कि न सिर्फ तथ्य और उसके प्रयोग के बीच के संबंध को समझेंगे, नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन, बट ऑल्सो द स्टूडेंट शुड बी एबल टू गिव द आंसर इन हिज ओन वर्ड्स. छात्र उत्तर को अपने शब्दों में व्याख्या करने योग्य हो जाए. अब ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं, ये लाइन एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेगी ULT के सेक्शंस में. एग्जामिनर ऐसे पूछता है, ये डेफिनेशन हो गई एक तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल की. तो ये आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं, तो मैं फिर दोहरा दूं इस बात को. छात्र उत्तर को अपने खुद के शब्दों में व्याख्या करने योग्य हो जाए. द स्टूडेंट इज एबल टू गिव द आंसर इन हिज ओन वर्ड्स. तो तब उसे कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हो गई. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट उस लेवल पे चला जाए जिसमें उसको विषय की समझ विकसित हो जाए. ही इज एबल टू ग्रास्प एंड एब्जॉर्ब द टॉपिक एंटायरली. उसको ग्रास्पिंग और एब्जॉर्बिंग बहुत अच्छी हो जाए उस टॉपिक की. अब एक तीसरा लेवल होता है, यह कहलाता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग या चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर का शिक्षण. चिंतन स्तर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है विमर्शी स्तर. हिंदी में जरा नाम ज्यादा होते हैं, इंग्लिश में तो एक ही होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल. सबसे पहले समझ लीजिए कि यह हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है. हंट ने इसको प्रोपाउंड किया था, इसके प्रोपाउंडर है हंट. यह हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है. उच्चतम स्तर का शिक्षण है. एक टीचर के टीचिंग का उद्देश्य इस लेवल की टीचिंग तक पहुंचना होता है.
यहां एक खास बात और बता दूं, यूएलटी लेवल की टीचिंग करने के लिए एमएलटी लेवल की टीचिंग करनी पड़ती है। तो आपकी नोट्स में एक लाइन ये लिख लेना, दैट एमएलटी प्रिसीड्स यूएलटी। एमएलटी प्रिसीड्स यूएलटी, प्रिसीड मतलब उससे पहले आती है, यानी बोध स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर का शिक्षण पहले किया जाता है। तो पहले स्मृति स्तर का शिक्षण इस स्तर पे निकलना पड़ता है, तब बोध स्तर पे जाना। और वही की वही बात मैं यहां बोलता हूं, एमएलटी एंड यूएलटी शुड प्रिसीड बिफोर आरएलटी, यानी चिंतन स्तर के शिक्षण से पहले स्मृति स्तर और बोध स्तर का शिक्षण होता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक टीचर आरएलटी या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग उसका हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव या उसका ऑब्जेक्टिव होता है इस तरह की टीचिंग करने का, क्यों? देखिए, टीचिंग शब्द का एक्चुअली मतलब क्या होता है? क्या टीचिंग का यह मतलब है छात्र को सिखाना, विषय समझा दिया, पढ़ा दिया, बच्चे के अच्छे से समझ में आ गया, आपका दायित्व पूरा हो गया? नहीं। टीचिंग की सही डेफिनेशन है गिविंग और क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द लर्नर टू फैसिलिटेट लर्निंग। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कहें या शिक्षण का अंतिम उद्देश्य कहें या शिक्षण की मुख्य परिभाषा कहें या शिक्षण की मेन खासियत कहें, और वो क्या है? अधिगमकर्ता के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना, उसे एक ऐसा वातावरण देना जिससे वह स्वयं अधिगम करे। ऐसा इसको कहते हैं सीख के लिए सीखना, सीखने के लिए सीखना। तो टीचर का काम तब पूरा होता है जब वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग पर पहुंचता है, यानी छात्र को उस लेवल पे ले जाता है जहां वो खुद अपना आंसर बना सके, चिंतन स्तर पे चला जाए, जहां वो स्वयं अपने आंसर बना सके, वो क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सके, अन्वेषण के स्टेज पे चले जाए, इन्वेस्टिगेट करे, ह्यूरिस्टिक लेवल पे चला जाए। ह्यूरिस्टिक मतलब डिस्कवरी लेवल पे चला जाए, वो खुद अपने आंसर्स खोजे, खुद निकाले, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक विवेचन करने लग जाए, उसके जो तर्क है वो लगाने लग जाए, और तर्क से वह स्वयं उस उत्तर की सही और गलत होने के विवेचन कर सके, स्वयं उत्तर खोज सके, समस्या का समाधान स्वयं खोज सके। If he is able to find answers to the problem by himself, he is able to do critical thinking। देखो वर्ड्स पे गौर करना मेरे, क्रिटिकल थिंकिंग, ये कीवर्ड्स है, एग्जामिनर ये कीवर्ड्स देता है आपको, आप इसको पकड़ करके सीधा मैच करा सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ और बाय द स्टूडेंट। तीसरी बात मैंने बोली सेल्फ इवैल्यूएशन। चौथी बात मैंने बोली कि स्टूडेंट इज एबल टू रिफ्लेक्ट अपॉन दी प्रॉब्लम, वह स्वयं चिंतन स्तर पे समस्या का समाधान कर सके, तो तब हम कहेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। सो फाइंडिंग, स्टूडेंट फाइंड्स द सॉल्यूशन हिमसेल्फ। छात्र स्वयं समस्या का समाधान ढूंढ सके। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये वो 3 लेवल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर शिक्षण, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल, आरएलटी, चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर का शिक्षण। तो ये 3 स्तर हैं। अब मैं ऐसे शब्द बोलूंगा तो आप शब्द सुनते ही बता देंगे। जैसे मैंने एक शब्द बोला, मैंने बोला अनुक्रम, हिंदी में अनुक्रम, इंग्लिश में ऑर्डर। अब जैसे ही ऑर्डर सुना, मेमोरी लेवल। मैंने बोला रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स,
जैसी फैक्ट्स की बात करी, रिकॉल की बात करी, मेमोरी लेवल। मैंने बोला फाइंडिंग सॉल्यूशन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ, या क्रिटिकल थिंकिंग, या एब्जॉर्प्शन लेवल। अब पहले तो शब्द इसके, और मैंने बोला एब्जॉर्प्शन लेवल। एब्जॉर्प्शन लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। तो ये वर्ड्स को आपको पकड़ना है, और इन वर्ड्स से आप तीनों लेवल ऑफ टीचिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन के बहाने आपको मैंने ये टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैंने आपको उसका निचोड़ दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेन इसमें आती हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हम कर रहे थे उस पर वापस जाते हैं। मेमोरी लेवल स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल अवबोध स्तर या बोध स्तर, और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर। और मैं एक एक पॉइंट बताता हूं, आप पहचानना अब किसका लेवल है। पहला, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कॉग्निटिव इंटरचेंज। देखिए, कॉग्निशन शब्द जहां आ गया, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी। इन सब चीजों से संबंधित जो भी चीज है वो कॉग्निटिव होती है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज जो ज्ञान, तर्क और विचार की शक्ति से संबंधित है। तो क्रिटिकल थिंकिंग सुनते ही, कॉग्निटिव इंटरचेंज सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? RLT, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। आलोचनात्मक चिंतन सुनते ही चिंतन स्तर का शिक्षण है। ये रहा C। तो C का आंसर फर्स्ट है। अच्छा, दूसरा, प्रोटेक्ट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड एटीट्यूडनल कंसर्न्स। देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एटीट्यूडनल कंसर्न्स, अपने अभिवृत्तिक महत्व का ध्यान रखना, ये टीचिंग लर्निंग का हिस्सा नहीं है, ये ऑटोनोमस डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये इन तीनों लेवल से भी ऊपर है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। जब एक बच्चा स्वयं के लेवल पर ऑटोनोमसली डेवलप हो जाता है, तब वो अपने खुद के एटीट्यूडनल कंसर्न्स और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसका टीचिंग लर्निंग से संबंध नहीं है, तो इसलिए सेकंड वाला तो रिजेक्ट है। तीसरा, फैसिलिटेट्स रिकॉलिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स। देखिए, रिकॉलिंग आ गया, रिकॉग्निशन आ गया, पहचानना, स्मरण करना, प्रत्यास्मरण बोलते हैं इसको। रिकॉल का हिंदी शब्द है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण मतलब स्मृति में कोई चीज थी, उसको स्मरण करके वापस ले आना। प्रति प्लस स्मरण, प्रत्यास्मरण। तथ्यों का स्मरण करना, उसे पहचानना और उसकी प्रक्रिया को लाना। ये दोस्तों मेमोरी लेवल टीचिंग है, ए। अब तक तो इजी हो गया होगा, समझ में आ गया। एनहांसेस स्कोप ऑफ फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मीनिंग्स। देखिए, मैंने आपसे कहा था रिलेशनशिप को देखना, आंसर को अपने शब्दों में बयान करना, चीजों को समझना, आपस के तालमेल को समझना, ये सब अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो आंसर है 3, 4, 1। 3, 4, 1 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है दोस्तों। 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर C, A3, B4 और C1। क्लियर? बढ़े आगे। आशा करता हूं ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो ही गया, और टॉपिक समझ आते ही। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स एंड सेलेक्ट द कोड फ्रॉम योर आंसर। अब देखिए, कमिटमेंट एरियाज ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स, ऐसा एरिया जो टीचर और लर्नर दोनों का कमिटमेंट एरिया है। शिक्षक और छात्र दोनों का प्रतिबद्धता क्षेत्र। अब प्रतिबद्धता या कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक कमिटमेंट एरिया दोनों का यह है कि जो भी व्यक्ति काम करेगा वो बेस्ट करेगा, अपना अपना 100% देना है, टीचर ने भी, स्टूडेंट ने। दूसरा, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, यह भी कमिटमेंट एरिया है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, है ना। तीसरा, कक्षा में जो पढ़ाई हो रही है उसमें सार्थक वातावरण होना चाहिए, यह भी दोनों का कमिटमेंट एरिया है। तो ये कुछ कमिटमेंट एरियाज हैं जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। डू इट वेल अप्रोच, ठीक से करो उपागम। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि 100% अपना अपना 100% देना, ये दोनों का ही कमिटमेंट एरिया है, दोनों का ही प्रतिबद्धता क्षेत्र है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। तो ए एकदम सही है। डेवलपिंग कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना। देखिए, ये टीचर का कमिटमेंट एरिया नहीं है। स्टूडेंट के लिए
अगर उसकी कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल लर्निंग हमें बढ़ानी है किसी पर्टिकुलर टीचिंग में, तब स्टूडेंट के लिए ये जरूरी है कि वो समुदाय के साथ या ग्रुप में काम करने योग्य उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो। लेकिन ये टीचर का कमिटमेंट एरिया नहीं। एक टीचर के लिए समुदाय से संपर्क बढ़ाना या डेवलपिंग कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी इज नॉट हिज कप ऑफ टी, नॉट हिज पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए बी तो गलत है। एनहांसिंग, अच्छा मैं ना एक चीज आपको बताता जा रहा था, हर क्लास में बता रहा था, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये बड़ा अच्छा मेथड होता है कि आप क्वेश्चन के 6 या 7 या 5 पॉइंट्स होते हैं, और कई बार ऐसा होगा कि क्लास में तो चलो टीचर साहब समझा देते हैं आपको, कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है कोई एक आध पॉइंट ऐसी भाषा है जो समझ नहीं आ रही। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम में, आपने 2 को चेक कर लिया और उससे साफ साफ पता चल रहा है ए तो सही है गारंटेड और बी गारंटेड रॉन्ग है। तो अब ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे बी किस किस में है उसे रिजेक्ट करेंगे, और ए जिस जिसमें है उसे एक्सेप्ट करेंगे। और अगर ए एक में ही है और बी जिसमें बी नहीं है, जिसमें ए के साथ बी आ गया रिजेक्ट, जिसमें खाली ए है और बी नहीं है वो एक्सेप्ट। तो अब ये एलिमिनेशन कर तरीका बहुत अच्छा तरीका है। इससे क्या कई बार आंसर पहले ही आ जाता है। मेरा तो दायित्व है पूरा ही कराना, मैं तो आपको सारे समझाऊंगा। तीसरा है एनहांसिंग परफॉर्मेंस इन क्लासरूम इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए एक बात समझिए कि एक टीचर का कमिटमेंट तो है ये एनहांसिंग परफॉर्मेंस इन क्लासरूम, लेकिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एनहांस करना दायित्व नहीं है, स्टूडेंट के लिए कमिटमेंट एरिया नहीं है। स्टूडेंट के लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाना टीचर का दायित्व है। तो इसलिए ये आपके कमिटमेंट का एरिया नहीं है। टीचर लर्नर के कमिटमेंट क्षेत्र, प्रतिबद्धता क्षेत्र में नहीं आता। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभिवृद्धि करना, ये शिक्षक और छात्र दोनों का प्रतिबद्धता क्षेत्र नहीं। डी, कंसर्न फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड रेडीनेस टू हेल्प। अब देखिए ऑलराउंड डेवलपमेंट बिल्कुल ये टीचर का दायित्व है, रेडीनेस टू हेल्प स्टूडेंट का दायित्व है। तो ये दोनों ही टीचर और स्टूडेंट के कमिटमेंट एरिया है, प्रतिबद्धता क्षेत्र है कि टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को ही ये कंसर्न होना चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए कि एक तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और एक मदद के लिए हमेशा तैयार, तत्पर। तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्वायरिंग करिकुलर एंड कंटेंट कॉम्पिटेंसी। अब देखिए करिकुलम बनाना, कंटेंट की कॉम्पिटेंसी यानी जो विषय वस्तु है वो क्या कॉम्पिटेंट है, क्या वो इतनी प्रवीण है कि आपके बाकी चीज़ों से मैच हो रही है, ये काम छात्र शिक्षक का नहीं है। शिक्षक का इसमें रोल होता है, लेकिन शिक्षक से ज़्यादा इसमें रोल होता है मैनेजमेंट का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, स्कूल कमेटी का, जो पहले ही करिकुलम डिसाइड करते हैं। पाठ्यक्रम पहले से तय हो जाता है, जिसे पाठ्यक्रम नहीं बोलते, इसे पाठ्यचर्या बोलते हैं। मैं आगे आपको ये भी, मेरी कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या फर्क होता है, करिकुलम और सिलेबस। दोस्तों करिकुलम बड़ा होता है, सिलेबस करिकुलम का एक भाग होता है। पाठ्यचर्या यानी पूरा जो आपका सिलेबस है वो पाठ्यचर्या यानी करिकुलम का भाग है। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम और करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। करिकुलम डिसाइड करता है कौन सी चीज, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ाने के, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और उसका एम क्या है। और सिलेबस डिसाइड करता है चैप्टर्स क्या होंगे, कोर्स क्या होगा, कितने चैप्टर्स होंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो सिलेबस होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो करिकुलम डिसाइड होता है आपकी टीचिंग से पहले, है ना, इसलिए ये छात्र और शिक्षक की प्रतिबद्धता क्षेत्र में नहीं आता। इट डज नॉट कम इन द टीचिंग लर्निंग कॉम्पिटेंसी। रिस्पेक्टिंग इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। देखिए इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता प्रतिबद्धता क्षेत्र में है, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी, यानी आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो बात बता रहे हैं वो सत्य होनी चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन मत दो, गलत मत पढ़ाओ, गलत चीज मत सिखाओ। तो ये प्रतिबद्धता क्षेत्र में आता है, दोनों के, टीचर के भी और लर्नर के भी। तो हमारा आंसर है ए, डी और एफ। तो ए, डी, एफ ऑप्शन में देखिए कहां पर है, हमें मिल गया
सी ऑप्शन है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों ने जब ये क्लास देख रहे थे तो जैसे ही मैंने ए को राइट किया और बी को रिजेक्ट किया तो बी रिजेक्ट होते ये रिजेक्ट हो गया, बी रिजेक्ट होते ये रिजेक्ट हो गया, और ए सही है तो ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है। मैं आपसे जो सिखा रहा था एलिमिनेशन मेथड, देखिए अब ये मेथड बहुत बढ़िया है, एग्जाम में समय बचाता है और कॉन्फिडेंस देता है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। Which of the following methods of research the independent variable has to be selected rather than manipulated? कौन सा शोध पद्धति है जिसमें स्वतंत्र चर का चयन किया जाता है, न कि नियंत्रित चर का चयन, या न कि उसे जोड़ तोड़ या नियंत्रण किया जाता है? तो देखिए इस चीज को मैं समझाऊंगा पहले आपको, ये चीज क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भला क्या है, कौन है ये आदमी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये दोनों चीजें एक साथ बता देता हूं। जब मैं वेरिएबल की बात करता हूं, चर की बात करता हूं, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि चर होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। देखिए चर या वेरिएबल का मतलब होता है दैट एंटिटी विच द रिसर्चर इज स्टडीइंग और मेजरिंग, वह प्रयोज्य जिसको एक शोधकर्ता अध्ययन कर रहा है या गणना कर रहा है, उसको चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। यानी वेरिएबल वो एंटिटी है, वो चीज है जिसको आप स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो या नाप रहे हो। जैसे एग्जांपल, एक रिसर्चर, मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूं, साइकोलॉजी का शोध करता हूं और मैं रिसर्च कर रहा हूं कि 5 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी बदलती आयु के साथ उनका कॉग्निशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। अब मेरे इस अध्ययन में 2 चर है। पहला चर है 5 से 10 साल की जो बदलती आयु है, तो एक चर हो गया आयु और एक चर हो गया संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मान लीजिए मैं एक रिसर्च कर रहा हूं जिसमें मैं ये अध्ययन कर रहा हूं कि जैसे जैसे आदमी के पास में ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके स्वभाव में विनम्रता आती जाती, या जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके स्वभाव में ज्ञान का और स्वभाव का क्या रिश्ता है, इस पर अध्ययन कर रहा हूं। तो मेरे 2 चर हो गए, एक चर हो गया ज्ञान और दूसरा चर हो गया स्वभाव में परिवर्तन। तो दोस्तों ये जो मैं आपको उदाहरण दिए जा रहा हूं, ये कोरिलेशनल स्टडी या सह संबंध का उदाहरण है। जब भी आप कोरिलेशनल स्टडी करते हो तो उसमें 2 चर होते हैं, एक चर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे चर 5 तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल चर मैंने बता दिया क्या होता है, कितने तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल, मध्यवर्ती चर। एक होता है कंट्रोल वेरिएबल, नियंत्रण चर, और आखिरी होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। बाह्य चर। ये 5 तरह के चर होते हैं। अब हम जो भी बात कर रहे थे कोरिलेशनल स्टडी की, तो कोरिलेशनल स्टडी में ये 2 चरों की बात कर रहे थे। ये 2 चर हैं और इन 2 चरों में कोरिलेशनल स्टडी या सहसंबंध अध्ययन होता है। अब सहसंबंध अध्ययन, कोरिलेशनल स्टडी 2 तरह की होती है, या तो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मेरे इस पूरी बात को ध्यान से आप सुनना, मैं आपको बातों ही बातों में पूरा सिस्टम बुन दूंगा और पूरा इसका एक खाका खींच करके आपको सारी चीज समझा दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप में एक से दूसरी चीज बुनता बुनता आपको पूरी चीज समझा दूंगा। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, रटते हैं बच्चे। तो कोरिलेशनल स्टडी या सहसंबंध में, सहसंबंध अध्ययन
दो तरह का होता है, या तो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और या होती है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल को हिंदी में कहते हैं प्रयोगात्मक परीक्षण। मैं आशा कर रहा हूं आप लिख रहे हैं, तो ये पहले तो इसे उतार लो आप साथ के साथ, है ना। ये पांचों आपने उतार लिए। अब मैं जो बात कर रहा था मैं उसको आपको लिखाता हूं। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हम बात कर रहे थे, वीडियो को अगर जरूरत पड़े तो दोबारा देखना, नोट्स बनाते समय वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाने पड़े तो करिए ये काम, ये फायदा उठाइए इस चीज का। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों कि कोरिलेशनल स्टडी की बात करते हैं। अब कोरिलेशनल स्टडी की जब बात करते हैं, सहसंबंध अध्ययन, तो ये दो तरह से होता है। या तो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक या प्रायोगिक परीक्षण या प्रायोगिक शोध, प्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं, प्रायोगिक, प्रयोगात्मक, परीक्षणात्मक, हिंदी के बड़े नाम। और यह होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसको कहते हैं घटनोत्तर शोध या कार्योत्तर शोध। ये दोनों कोरिलेशनल स्टडी है, पर दोनों में फर्क क्या है? इसको तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, इसीलिए झूठा एक्सपेरिमेंटल। क्यों? ये इसमें भी दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। लेकिन कोरिलेशनल स्टडी, सहसंबंध का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर में प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यहां भी यही करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट मतलब जोड़ तोड़ करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं। मैनिपुलेट करना मतलब परिवर्तन करना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परिवर्तन का, द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल causes an effect on the dependent variable and that effect is studied। और डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर पे उसका प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ना। तो यह है स्वतंत्र चर का परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पे क्या हुआ उसको अध्ययन करते हैं। अध्ययन यहां भी वही करते हैं, लेकिन फर्क यहां होता है कि यहां स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन होता है, चेंज होता है, लेकिन यहां नहीं होता। यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदल नहीं सकते, ये तो पहले से ही जो चेंज हो गया और उसके आधार पे डिपेंडेंट वेरिएबल का परिवर्तन अध्ययन करते हैं। ये प्रयोगात्मक शोध है, ये वर्णनात्मक शोध है, ये डिस्क्रिप्टिव है। एक्स पोस्ट फैक्टो, नाम में ही अर्थ छुपा है। देखो मैं आपको आज बताऊंगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक्स मतलब जो बीत गया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, मेरी एक्स हस्बैंड, मेरी एक्स वाइफ, एक्स मतलब जो बीत गया। पोस्ट मतलब बाद में। फैक्टो मतलब फैक्ट्स, तथ्य। तो किसी घटना के बीत जाने के पश्चात उसके तथ्यों का वर्णन करना। डिस्क्राइबिंग फैक्ट्स आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप ये नोट्स उतारते जा रहे हैं, मैं इसलिए साइड में हो गया। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। किस शोध पद्धति में स्वतंत्र चर का चयन तो करते हैं लेकिन उस पर मैनिपुलेशन नहीं होता? यानी स्वतंत्र चर का चयन होता है, स्वतंत्र चर से आश्रित चर का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यू स्टडी द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट यू डू नॉट मैनिपुलेट इट। आप उसको जोड़ तोड़ नहीं करते, उसको परिवर्तित नहीं करते। तो वो रिसर्च है एक्स पोस्ट फैक्टो। मैनिपुलेशन अगर बोलता तो एक्सपेरिमेंटल होता, इसलिए इसका आंसर है एक्स पोस्ट फैक्टो। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में कई बार आ गया और घुमा फिरा के तरह तरह से पूछते, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछते, समझे? तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को पूरे को आपको समझा दिया। आशा करता हूं आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी और इसका आंसर एक्स पोस्ट फैक्टो है, एक्सपेरिमेंटल नहीं। एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेट होता है, इसमें मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होते हैं इसमें, वो तो होते। ठीक है, चले आगे दोस्तों।
मैं बाकी भी समझा देता हूं। मैं हमेशा आपको वादा किया है कि मैं सारे ऑप्शंस हमेशा समझाता हूं, तो इसलिए मैं हमेशा अपने वादे को निभाता ही। डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, देखिए डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में पहली बात कोरिलेशन नहीं होता, दूसरी बात एक्सपेरिमेंट नहीं होता, तीसरी बात कारण प्रभाव नहीं होता। ये तो वर्णन करने वाली एक सर्वेक्षण पद्धति है जिसमें सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं और जो फैक्ट्स दिख रहे हैं उनको वर्णन कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं इसमें दो ही वेरिएबल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। आपका जितना भी एग्जिट पोल का काम है या ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड का स्टडी करना है, ये ज्यादातर जो इवैल्यूएटिव रिसर्चेज होती हैं सारी सर्वे ही होती है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक शोध, जिसमें मैंने बता दिया सारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तीसरा एक्स पोस्ट फैक्टो, अभी भी समझा दिया। चौथा है एक्सीजेटिक रिसर्च। देखिए एक्सीजेसिस शब्द से बनाइए एक्सीजेटिक रिसर्च। एक्सीजेसिस जो है वो एक ऐसी स्टडी को बोलते हैं जिसमें स्क्रिप्चर्स, वैसे नॉर्मली ये जो शब्द आया था, ये शब्द आया था कि जो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं उनका वर्णन करना। तो एक्सीजेटिक रिसर्च, एक्सीजेसिस का मतलब होता है कि कोई चीज ज्यादातर स्क्रिप्चर्स या कोई टेक्स्ट है, फिलोसॉफिकल शोध है या कोई पुराने जो बुक वो हैं रिच वेद हैं या जो बिब्लिकल टेक्स्ट है या रिलीजियस बुक्स हैं या कोई ग्रंथ हैं, उनका वर्णन करना, व्याख्या करना, उनका एक्सप्लेनेशन देना अपने वर्ड्स में, उनकी एक्सप्लेनेशन पर जो शोध होता है वो एक्सीजेटिक रिसर्च होती है। ठीक है, जैसे नरेटिव या ये कोई बायोग्राफिकल, किसी की बायोग्राफी पर रिसर्च कर रहे हैं अपन, या कोई किताब पर या किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कोई इंग्लिश लिटरेचर वाले करते हैं, पुराने कोई लिखे हुए ग्रंथ होते हैं उन पर रिसर्च करते हैं, तो वो सब एक्सीजेटिक रिसर्च होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the list of statements given below, which of them offer a suitable definition of research? इनमें से कौन एक रिसर्च की सुटेबल डेफिनेशन बता रहा है? शोध की परिभाषा कौन दे रहा है? आपके सामने 6 सेंटेंस हैं और इन 6 सेंटेंसेस में शोध की परिभाषा लिखी हुई है। आपको पहचानना है शोध की परिभाषा कौन सी। तो सुनिए, शोध या रिसर्च का मतलब होता है कि यह एक साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर नॉलेज और ट्रूथ है, और फाइंडिंग सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और फाइंडिंग आंसर टू अ क्वेश्चन, किसी प्रश्न का उत्तर खोजना है। मैं एक एक करके पढ़ता हूं और बताता हूं कौन सी सही है डेफिनेशन, कौन सी नहीं है, यही बताना है कि कौन सही डेफिनेशन। रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च। अब देखो, ज्यादातर बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ज्यादातर टीचर्स भी ऐसे पढ़ा देते हैं, रिसर्च मतलब री प्लस सर्च, रिसर्च मतलब री प्लस सर्च, रिसर्च का अर्थ है रिपीटेड सर्च। बिल्कुल सच बात है, रिसर्च का यह अर्थ है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। रिसर्च का मतलब, इस शब्द का अर्थ रिपीटेड सर्च है। इस शब्द का अर्थ 2 टुकड़े कर दो, संधि विच्छेद कर दो तो अर्थ रिपीटेड और सर्च से ही बनता है, लेकिन यह उसकी डेफिनेशन नहीं है। रिपीटेड सर्च इसकी उपयुक्त परिभाषा नहीं है, अधूरी है, पूरी परिभाषा नहीं, उपयुक्त परिभाषा नहीं। तो उपयुक्त परिभाषा ये नहीं है, तो ए तो रिजेक्ट हो गया दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे, लाओ भाई ऑप्शन में ढूंढो, जहां जहां ए है उससे तो हटाओ। एलिमिनेशन बढ़िया था, तरीका बता ही रखा आपको। तो भाई साहब एलिमिनेशन से रिसर्च जहां जहां ए है वो तो हटाओ। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। हाँ, शोध का मतलब यही है किसी प्रश्न का उत्तर खोजना, और वो प्रश्न कौन सा है ये बताओ मुझे। वो रिसर्च क्वेश्चन जो डिजाइन किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम से। देखिए, रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, एक सिस्टमैटिक विधिवत प्रक्रिया है, और उस विधिवत प्रक्रिया के पहला चरण शुरू होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम से, शोध समस्या की पहचान से। और शोध समस्या की पहचान जब हो जाती है, समस्या आपकी एक बार पहचान ली गई, उसके बाद आप बनाते हैं शोध प्रश्न। यू वुड फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, जो बनाता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये स्टेप्स हैं बच्चों, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए तो फिर आप चलते हो एक्चुअल रिसर्च की प्रोसेस शुरू करने के लिए, जो कि रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ही। और रिसर्च क्वेश्चन का आंसर ढूंढना शुरू करने से पहले आप उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर खुद बताते हो। रिसर्चर पहले खुद बताता है, खुद बताता है मतलब जो उसकी सोच है, जो उसकी धारणा है, वट एवर हिज असम्पशन इज, एंड दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन टू द रिसर्च क्वेश्चन।
वो जो शोध प्रश्न आपने तैयार किया उसका एक संभावित उत्तर है, पूर्व धारणा है, अजम्पशन है। अभी देखना बाकी है सही है कि नहीं है, और उसको देखना, जांचना, चेक करना कि सही है कि नहीं। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग ही पूरा रिसर्च का प्रोसेस है। अब सारा रिसर्च प्रोसेस एक ही चीज पे टिक गया, भैया तुमने जो हाइपोथेसिस बनाई इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो लो साहब, तो रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन। यस, ट्रू डेफिनेशन है। रिसर्च प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। 100% सही, ये भी सही परिभाषा है। शोध का मतलब ही यही है, शोध की परिभाषा ही यही है कि शोध करते ही क्यों है, क्योंकि वो किसी भी समस्या का प्रामाणिक समाधान देगा। इट विल गिव यू एन ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रिसर्च इज एन एंडेवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस। अब आप कहोगे सर ने अभी भी तो बताया, ये तो सही बात है, तो आपने मेरे शब्दों पे गौर नहीं किया। मैंने कहा था पूरी की पूरी रिसर्च का प्रोसेस अब एक ही चीज पे टिका है, टू चेक हाइपोथेसिस। मैंने ये वर्ड बोला अभी, आप थोड़ा पीछे जाकर चेक कर लेना, मैंने यही वर्ड बोला है। 20, 25, 50 सेकंड पीछे जाके देखना वीडियो में। चेक में और प्रूव में फर्क होता है। यही फंसाता है एग्जामिनर आपको, शब्दों के माया जाल में फंसा देता है। प्रूव करना अलग चीज है, चेक करना अलग चीज है। प्रूव का मतलब मान रहे हो ये सही है, अब तो प्रूव ही करना है सही है, और चेकिंग मतलब सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है, प्रूव नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत है। रिसर्च इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। हाँ, शोध एक अर्थ देने वाली प्रक्रिया है, अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण यानी इसका एक खास, वो कहते हैं ना कि जब ऑथेंटिक सॉल्यूशन दे रही है, जब प्रवीणता के साथ विधिवत, वैज्ञानिक और एक व्यवस्थित तरीके से किसी चीज क्रिया को कर रही है, तो फिर उस क्रिया को अर्थ मिल गया ना, इसलिए इट इज अ मीनिंग गिविंग प्रोसेस। ये भी सही है। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन। तो सुनिए, मैं हर एक ऑप्शन को समझाऊंगा एक एक करके अच्छे से, ताकि आपको ये भी पता चले कोई किसी ऑप्शन को मैं गलत कर रहा हूं तो वो क्यों गलत है, उसका कारण क्या गलत होने का। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम ए डिफाइंड पॉपुलेशन। अब हर बच्चा कहेगा हाँ सर, रिसर्च में तो पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते ही है ना। बिल्कुल सच बात है, ये रिसर्च की डेफिनेशन नहीं है, ये रिसर्च का अर्थ नहीं है, ये रिसर्च में करने वाली एक क्रिया है, रिसर्च का प्रोसेस का एक भाग है। इट इज अ स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के प्रोसेस का एक हिस्सा है। रिसर्च करते समय ये मदद करती है, आप एक पॉपुलेशन में से सैंपल चुनते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है सैंपल चुनो ही। मेरा छोटी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन की भी स्टडी कर सकता हूं, मैं नहीं चुनता सैंपल। मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं करूंगा। ये तो एक रिसर्चर के लिए एक एडिशनल फायदा है कि रिसर्च आपको एक टेक्निक दे देती है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते तो सैंपल को स्टडी कर लो। सरकारें तो पूरी पूरी पॉपुलेशन पढ़ती हैं। सेंसस क्या है, सेंसस भी तो यही है कि नहीं दोस्तों। तो इसीलिए रिसर्च का मतलब सैंपल ड्रॉ करना नहीं होता। तो इसी के साथ दोस्तों बी, सी और ई हमारा उत्तर हो गया। और बी, सी, ई ढूंढिए कहां पर है, तो बी, सी, ई आपको मिल गया, ये रहा। बी, सी, ई। और मेरे ख्याल से कई बच्चों ने तो पहले ही बता दिया होगा, कई बच्चों ने पहले ही बता दिया था इसका आंसर, क्योंकि मैंने कहा था कि ए तो गलत है ही, तो ये रिजेक्ट हो गया, ए गलत होने से ये भी रिजेक्ट हो गया। और मैंने कहा था कि बी सही है और सी सही है, तो बी और सी दोनों में ही है, तो फिर तो ई और एफ को चेक करना। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि दो से खाली से आंसर नहीं आ पाता, तो आगे भी देखना पड़ता है। इसीलिए पूरा तो समझाना है ही हमारे को, हमारा तो दायित्व है। तो दोस्तों आज की कड़ी यहीं समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। ये कड़ी आपके लिए निरंतर चलती रहेगी एग्जाम तक। आप लोगों के लिए रोजाना हम पिछले सालों के पेपर्स के क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आपको सुविधा अनुसार सुविधा बढ़ाते रहेंगे, आपको ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी उसी समय एक नई कड़ी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।